जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, इसराइल की जो इस वक्त सूरत हाल ताज़ा आज की है उसके मुताबिक तो इसराइल से जंग में हिजबुल्लाह के जो आला रहनुमा और हज़ारों जंगजू जो हैं वो शहीद और राकटों का एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो तबाह हो गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हिजबुल्लाह जो है जो जनूबी लबनान से इसराइली फ़ौज के इनखला और बमबारी रोकने की शर्त पर गैर मुसल्लह होने और मुज़ाकरात का अंदिया दे दिया है। जनरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दो बातें जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब पसपाई हो रही होती है जंग में तो फिर सुलह के इम्कानात कितने होते हैं, और दूसरी साइड पर क्या ये पाकिस्तान के लिए सबक नहीं कि कोई भी मजबूत मुल्क और फ़ौज और जदीद असलहे के बगैर जारियत का मुकाबला नहीं हो सकता? दोनों बातों का जवाब दीजिएगा किबला। जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक जिसको आप जंग कह रहे हैं इसके मैं दो जो पहलू हैं और या दो हिस्से जो हैं इस जंग के, उनको मैं जरा वाजे कर दूं, वरना हम जब इसको जंग कहेंगे और हिजबुल्लाह और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो लगेगा कि ये दो पार्टीज के दरमियान जंग है। चले यहाँ तक तो ठीक है, कुछ ना कुछ इस जंग की सूरत नजर आती है, लेकिन इसी के साथ साथ हम इग्नोर नहीं करना चाहूंगा मैं जो जेनोसाइडल एक्शन है इजराइल के निहत्ते फलस्तीनियों और गाजा के बीच में जो कुछ हुआ है, तो ये दो चीजें हैं, ये दोनों को अलग ही रखना चाहिए और इनको कभी भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंगे तो दो फौजों के दरमियान हिजबुल्लाह की मुझे समझ आती है कि चले कहीं ना कहीं उन्होंने एक्शन जरूर किए हैं, उन्होंने अपने आप को बनवाया भी है, एग्जिस्ट भी करते हैं, उनके हाथ में मुझे आर्म भी नजर आती है, वो वेपन्स भी यूज करते हैं और वो चैलेंज भी करते हैं, और ऑफ कोर्स उसकी जंग की हद तक तो मैं इसको जंग कहूंगा। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो है जो जेनोसाइडल एक्शन हुए हैं निहत्ते बच्चों, औरतों और फलस्तीनियों के खिलाफ, तो वो उसको जेनोसाइडल में ही रखें, उसको इसके साथ मिक्स हम ना करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे नाजरीन कहीं इसको गाजा की जंग या उनका सीज फायर या उनकी नेगोशिएशन के जुमरे में ना ले जाएं। जी, मैं इसको बिल्कुल सेपरेट रखना चाहता हूँ। अब देखिए, अब जो यहाँ पर है, ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि जंग की इसलिए जाती है कि एक फेवरेबल टेबल, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट हासिल की जाए जिसके अंदर नेगोशिएशन करके अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए ये जंग की गई है, जंग बीइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी यानी कि पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, उसी की एक्सटेंशन है बाय अदर मीन्स, तो वो हासिल किए जाए। तो जब आप वीक होते हैं, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप गिव इन कर ले रहे होते हैं, अब मैं इसकी जंग के सही या गलत होने में मासूम या सख्त के जो जालिम है उसके पहलू में जाए बगैर ये कहूंगा कि जब आप वीक होते हैं, जब आप लूजिंग एंड पे होते हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव वेरी लेस ऑन द टेबल फॉर यू। जी, आपके लिए फिर बहुत कम चीजें होती हैं, फिर आपने सरेंडर ही करना होता है, सब्जुगेशन होती है, और फिर आपका एंड इज नॉट दैट गुड जो आप चाह रहे होते हैं। जी जनरल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा? ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या जंग होगी, और इसके गजा पर क्या असरात पड़ेंगे? जी देखिए, इस वक्त जो ईरान की सिचुएशन है, ये जितने भी वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट के बीच में, और साथ अभी नॉर्थ अपना अफ्रीका भी उसके साथ मिल गया है जिधर हुती टारगेट्स को टेक ऑन किया जा रहा है। प्राइमरीली अभी ये वाशिंगटन और यूनाइटेड स्टेट्स की कंटेस्टेशन है जिसमें इजराइल एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, एज अ प्रॉक्सी भी कह लें और एज अ लीड कैरेक्टर कह लें इन द वॉर, जो वाशिंगटन के प्लस इजराइल के अपने और चंद वेस्टर्न कंट्रीज के या वेस्ट के जो अज़ाइम है उनको मुकम्मल करने के लिए ये जंग की जा रही है। जी, तो इसका कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्किंग है आपस में हर एक्शन का, चाहे वो फलस्तीन के अंदर हो, चाहे लेबनान के अंदर हो, चाहे सीरिया के अंदर हो, चाहे यमन के अंदर हो। जी, तो इनका नेक्सेस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ईरान के ऊपर है। मैं तो अभी इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट ही कहूंगा, क्योंकि जो हुती टारगेट्स भी वो ले रहे हैं उसको भी वो यही कह रहे हैं कि ये ईरानियन इंटरेस्ट हैं। जी, और जो लेबनान के बीच में भी टारगेट्स ले रहे हैं उनको भी ईरानियन इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो गाजा को रिड्यूस किया गया वो भी हिजबुल्लाह और हमास का लेबनान में इधर हमास को सामने रखकर टारगेटली मासूमों को किया गया, मासूम लोगों को किया गया, और जियोपॉलिटिकल एक नया सिनारियो, एक नई पॉलिटिक्स और नया एक जियोपॉलिटिक्स वहां पे इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें हम रवेरिया की बातें कर रहे हैं, जिसमें हम नई बस्तियों की बातें कर रहे हैं, नई आबादकारियों की बातें कर रहे हैं, तो पूरा सिनारियो चेंज होगा। बट अल्टीमेट टारगेट है ईरान। अब ईरान के साथ अगर ये जंग में जाते हैं
और ईरान को खुदा ना खास्ता ये नेगोशिएशंस कामयाब नहीं होती, तो फिर एक नए सिनारियो में हम चले जाएंगे। इससे अगला सिनारियो है भट्ट साहब, और उसमें को ये पूरी न सिर्फ रीजन को अपनी लपेट में लेगा, पूरी दुनिया को लपेट में लेगा। उसकी वजह यह है कि ईरान के नेबरहुड में इंडिया है जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, ईरान के नेबरहुड में एक रशिया है जो कि न्यूक्लियर पावर है, ईरान के नेबरहुड में एक चाइना है जो न्यूक्लियर पावर है, एक पाकिस्तान है जो न्यूक्लियर पावर है। तो दे वुड नेवर लाइक, ये अपना एक नया सेट बनेगा जी। यहाँ पे ऑलरेडी रशिया और ईरान की कोऑर्डिनेशन अपने 20 इयर्स का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातचीत हो रही है और हो गई है, तो लेस डिफेंस। तो इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर्स भी, ये प्लेयर्स भी, दे विल नेवर लेट। अभी ऑलरेडी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में जो बगराम एयरपोर्ट है या जो फैसिलिटी है वहां पे अमेरिकन आ गए हैं, तो ये चाइना के लिए भी एक खतरे की घंटी है, ईरान के लिए तो है ही है, लेकिन चाइना भी। तो आई थिंक ये प्लेयर्स भी फिर अपना एक नए रोल के साथ सामने आएंगे जी। इट इज नॉट दैट इजी। जंग तो ट्रंप शुरू करेगा, खुदा न खास्ता जब जंग में जाते हो, इसलिए बेहतर यही है कि कोई नेगोशिएशंस के जरिए अमन आना चाहिए। एक आखिरी जुमला मैं ये कह दूंगा भट्ट साहब के, देखे एंटी वॉर ट्रंप की तो हमने बहुत सदाएं और बहुत आवाजें और बहुत गीत संगीत सुन लिए जी। वी आर इंटरेस्टेड इन प्रो पीस ट्रंप, कि पीस भी दुनिया में ट्रंप ला रहा है या सिर्फ वॉर खत्म करके क्यास और कंफ्यूजन। वॉर तो अफगानिस्तान में भी खत्म हो गई है, क्या वहां पे अमन है? वॉर तो इराक में खत्म हो गई है, क्या वहां पर अमन है? वॉर तो यूक्रेन और रशिया में भी कल शायद खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या वहां पे टोटल पीस मौजूद होगा या नहीं होगा? दिस टाइम विल डिसाइड जी। दुरुस्त फरमा रहे हैं मेजर साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आजकल पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 की दुनिया भर में जनरल साहब धूम मची हुई है। आप इराक, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, ये मतवक्का खरीदार जो है वो सामने आ रहे हैं। अर्जेंटाइन और ब्राज़ील की बात करें तो पसंद वो भी बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ JF-17 इसमें आखिर इसकी क्या खूबी है कि पूरी दुनिया इसको बहुत पजीराई हासिल क्यों हो रही है जनरल साहब? देखिए, JF-17 इज वन ऑफ द टॉप जो हमारे अवेलेबल है हमारे पास, पाकिस्तान के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी मैनिफेस्टेशन भी देख ली है। इसने जब SU-30 आपने देख लिया होगा, और प्लस इन्होंने जो गिराया था इंडिया का, तो प्रैक्टिकल फील्ड में भी लोगों ने देख लिया है कि दिस एयरक्राफ्ट हैज द कैपेबिलिटी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में इंटरेस्टेड इसलिए है कि इनको अश्योर्ड किस्म की सप्लाईज होंगी जी। जब भी अभी आपको याद होगा जब हमने F-16 ली है अमेरिका से, तो उस वक्त से ऐसे लगता था कि जैसे उन्होंने हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है या मुफ्त दे रहे हैं या जैसे भीख में फेंके गए हैं, और सारी थ्रू आउट हम एक टेंशन नहीं रहे जी। आज तक हम उसको लगता था कि जैसे कोई भीख में हमें मिले। फिर आपको याद होगा एक और हमें कंसाइनमेंट मिलनी थी जो हमें कभी भी नहीं दी गई, और उसके बदले हमें यहाँ तक ऑफर की गई थी कि जी आप गंदम ले लें हम मुझसे उसके बदले। कहने का मेरे मकसद ये है कि अश्योर्ड सप्लाई, रिलायबल पार्टनरशिप, और पाकिस्तान के देखिए अपने कोई अजाइम नहीं है जी दुनिया में। ये मैं वो चीजें बात कर रहा हूँ जो मशीन के अलावा इम्पैक्ट करती हैं किसी भी डिफेंस डील के अंदर जी। तो और पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, क्योंकि इसने मैनिफेस्ट किया हुआ रिसेंट पास्ट में। हम अराउंड 77-80 ईयर से हम इंडिया को एसिमेट्रिक उसको जवाब दे रहे हैं, होने के बावजूद, एसिमेट्री होने के बावजूद हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये हमारे ये जो ज़राए जंग ही है ना जी, और हमारी जो डिटर्मिनेशन है, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, और सबसे बढ़कर ये कि एज अ नेशन हमारी जो विल है। इंडिया को भी पता है कि ये इंडिया के ऊपर कंप्रोमाइज, इंडिया वाले पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह। पाकिस्तान तो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी आजादी को। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को एक डिटरमिन्ड नेशन बनाती है। अच्छा, जब इस तरह की नेशंस ये डिफेंस प्रोडक्ट्स अपने लेके आती हैं जिनमें रेजिलियंस होती है, जिनमें विल होती है, तो जो दूसरे मुल्क होते हैं वो उनके साथ ज्यादा बिजनेस करने को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, प्लस डिफेंस की अश्योर्ड सप्लाई भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि JF-17 इन इटसेल्फ जितनी इसकी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज है, वो उनके जो मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है उनको वो मीट करती है, और चीपर सॉल्यूशंस भी हैं, अश्योर्ड सॉल्यूशंस भी हैं। दैट्स व्हाई दे आर मोर इंटरेस्टेड इन JF-17। और मैनिफेस्टेशन जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर के पहाड़ गवाह हैं कि JF-17 क्या चीज़ है। जनरल साहब, पाकिस्तान के पास अपने तैयार करदा ब्राक और शेपर्ड जैसे जदीद ड्रोन्स मौजूद है। आपके पास टर्की के भी हैं, चाइना के भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्वेटा ट्रेन पर हमले के बाद काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा मैंने महसूस किया, ज़्यादा नज़र आया मुझे।
ये हिकमत अमली जो है आपकी ज़्यादा मौसर रही, शहादतें कम हो रही हैं, ये क्या है? इस पर भी थोड़ी रहनुमाई फरमाए मेरी। ड्रोन टेक्नोलॉजी जी देखिए, ये बेसिकली प्राइमरीली तो यही है कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स होनी चाहिए और इफेक्टिव स्ट्राइक्स होनी चाहिए। देखें, बलूचिस्तान की जो सरजमीन है वो जरा थोड़ी सी गुरिल्ला वार के लिए बड़ी आइडियल है जी, जो टेररिस्ट को भी बड़ा सूट करती है कि कम नंबर में वो, और पता है आपको लार्ज फोर्सेस वहाँ के पाकिस्तान की डिप्लॉयड हैं। जब फोर्सेस ज्यादा डिप्लॉयड होती हैं तो उनकी मूवमेंट्स भी उतनी लार्ज स्केल पे होती है जी, जो वल्नरेबल ज्यादा करती हैं। और ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं जी। देखिए, जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया अपने आप को कि हार्ड स्टेट उन्होंने बनना है और इफेक्टिव जो और प्रिसीजन के साथ इन्होंने स्ट्राइक्स करनी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसकी एप्लीकेशन हुई है। हमने अभी अजरबैजान की वॉर में देखा है कि ड्रोन्स ने और इवन टैंक्स के खिलाफ भी ड्रोन्स ने बड़ा इफेक्टिवनेस, तो ये रैकी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे स्ट्राइक भी कर रहे हैं, जिसमें बहुत अश्योर्ड किस्म की स्ट्राइक्स हुई है और बहुत कामयाबी हुई है। तो पाकिस्तान देखें, वी आर इनटू अ वॉर, ये हमें बट साहब देखने की जरूरत है। वी आर ऑलरेडी इन अ वॉर। तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज स्टेट के पास होंगे मिलिट्री डोमेन में, वो उनको इस्तेमाल करेगी, जिसमें सिविल कैजुअलिटीज कम से कम हो, कोलैटरल डैमेज कम से कम हो, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे अनफॉर्चुनेट एलिमेंट्स मौजूद हैं विद इन पाकिस्तान आल्सो, बाहर तो वाले तो हैं ही हैं, कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे या ह्यूमन कैजुअलिटीज की वजह से या इनोसेंट कैजुअलिटीज की वजह से इतना ह्यूमन क्राइम मचाएंगे कि ये पाकिस्तान की जंग को वो भूल जाएंगे, वो अपनी पॉलिटिकल जंग के बीच में इसको ले जाते हैं। फिर सोशल मीडियाज हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हर तरफ फैले हुए हैं। हाइब्रिड की यही तो बात होती है कि इंफॉर्मेशन डोमेन में, बहुत सारी अदर डोमेन्स में ये वार लड़ी जा रही होती है। तो इधर का कोई इवेंट कहीं और यूज होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनाने में मदद देगा और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की वार को नुकसान होगा। तो उसको रोकने के लिए भी ये इफेक्टिव, और फिर हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्ट्स हैं, वी आर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। किसी भी मॉडर्न आर्मी के मुकाबले में हमारी परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। जनरल साहब, मेरा आज का आपसे लास्ट सवाल है, अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन जो सर्विसेज है वो आज से इस बात पर बहुत ज़ोर दे रही है कि गैर मुल्की जितने भी हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का तफसीली जायज़ा लेना शुरू कर दिया है, और वो तयन कर रही है इस बात का कि हमास, हिजबुल्लाह, इन ये तमाम चीज़ों पर वो मॉनिटरिंग बहुत सख्त कर दी है कि इनकी तशहीर कौन कौन कर रहा है। जनरल साहब, क्या अमेरिका बाइस नहीं हो गया? बट साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया है। इस पे तो मैं कहूंगा कि हम किसी वक्त अलग पूरा एक प्रोग्राम करेंगे। ये जो ISIS की रिक्रूटमेंट हुई है, ISIL की रिक्रूटमेंट हुई है, हर 3 साल 4 साल के बाद हम एक नया फिनोमेना देखते हैं। कभी HTS डेवलप हो रही होती है, कभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान बन रहा होता है, तो कभी डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे होते हैं। और इनकी ज्यादातर जो रिक्रूटमेंट है या जो इनकी रेडिकलाइजेशन की कैंपेन्स हैं, जो सबवर्जन्स की कैंपेन्स हैं, बट मोस्टली रेडिकलाइजेशन कैंपेन्स है, वो इसी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं जो सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट चल रही हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान के अंदर, वो भी सोशल मीडिया का भरपूर इजहार कर रहे हैं। अब वो जो $100 मिलियन क्वेश्चन है कि वो किसके कंट्रोल में है, आया वेस्ट और अमेरिका उसको पहले दिन से, ISIS में हमने कनाडा जैसे मुल्क से, ISIS में हमने फ्रांस जैसे मुल्क से, ऑस्ट्रेलिया से, मॉडर्न यूरोप से हमने रिक्रूटमेंट देखी है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ये कोई इस्लाम वाले नहीं थे। देखिए ना, पाकिस्तान इस्लाम, हम तो हमेशा कहते हैं कि जो भी टेररिज्म का एक्ट करेगा, नॉन स्टेट एक्टर जो कि अपने लीडर्स के नीचे जंग नहीं लड़ रहा, जो इस्लाम में दिया गया है, तो वो हमारे लिए नॉन स्टेट एक्टर है, वो टेररिस्ट है, उसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहां से भी रिक्रूटमेंट हुई है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब ये देखना होगा कि इस रिक्रूटमेंट के पीछे किसका हाथ है। आया ये कयास, कंट्रोल कयास है या जेन्युइन मूवमेंट्स हैं? तो आई थिंक उन्होंने, मैं इसको देर नहीं कहूंगा, उनकी स्ट्रेटेजी में शायद अपीयर ही आज हुआ है कि अब हम इसको इस तरफ से और इस एंगल से देखेंगे। वरना ये कोई बनाना रिपब्लिक्स नहीं है जी, ये कोई इर्रेगुलर या कोई डिफेक्टो तालिबान टाइप हुकूमत नहीं है जो अफगानिस्तान में चल रही है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं जो सदियों से बने हुए हैं। दे आर वेरी वेल अवेयर कि अपनी सिक्योरिटी को कैसे एनहांस कर रहे हैं। मेरे जाती ख्याल में अब उनके डिजाइन में शायद ये चीजें सामने प्रोमिनेंट होके आई हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद। नाज़रीन मेरे साथ थे। नाज़रीन, मैं कमेंट करूं, आप खुद सोच रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो अदारा है वो ये बात खुद तस्लीम कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जो है वो तो खुद फरमा रहे हैं कि इमदाद की राह में जो रुकावट है उसकी वजह से गज़ा
कत्लगाह बन चुका है और वहाँ लाशों के अंबार पड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। तो फिर उम्मत मुसलमान कहाँ है? अगर यूनाइटेड नेशन ये बात कर रहा है और वो सामने आ रहा है, वो कह रहा है कि कत्लगाह बन चुका है गजा, तो फिर हमें भी सोचना होगा। लम्हा फिक्रिया है